हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का ये पार्ट 5। इस सीरीज़ का ये 5वां भाग है। तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन है इसका जब हम आकलन कर रहे होते हैं तो कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में बताना है। पहला क्या है, प्रश्न पूछना। दूसरा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। सी, सहभागिता। और डी, याद करना। तो देखिए, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता, ये तीनों तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये क्वेश्चन में है कि संकेतक नहीं होना चाहिए, तो संकेतक नहीं होना चाहिए, याद करना, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। जो शिक्षक हैं उनको बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन क्या है? स्वतः आकलन है, तो स्वतः आकलन है ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी, CCE। ऑप्शन सी, सीखने के समान आकलन। ऑप्शन डी, सीखने का आकलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। क्योंकि सीखने का आकलन तो टीचर के द्वारा किया जाएगा और सीखने के समान आकलन जैसा कुछ होता नहीं है। तो सही होगा सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? जो रेटिंग स्केल होती है उसमें कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो इसको सीधा सीधा याद रखिए कि रेटिंग स्केल में जांच सूची का प्रयोग होता है। रेटिंग स्केल में जांच सूची तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ऑप्शन सी, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए, जब पर्यावरण अध्ययन आप करा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है उसमें क्या होता है कि जो बुक का नॉलेज है, यानी कि जो किताबी नॉलेज है, उसको पर्यावरण के नॉलेज से जोड़ना या वातावरण से जोड़ना। तो इसमें आप कभी भी बच्चों को परिभाषाएं वगैरह याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और ये पूछ रहा है उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्योंकि हम बच्चों को परिभाषाएं याद करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। उनको जिज्ञासा, सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों की जागरूकता का विकास करना और बच्चों को क्रियाकलाप में इन्वॉल्व करना, ये सब तो होगा, लेकिन पुस्तक की परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित करना सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना। चित्र पढ़ना इन द सेंस कि जैसे एक चार्ट है, इस चार्ट में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई फल है, सब्जी है, ऐसे चित्र बने हुए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इसको पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो इसमें से किसका किसका आकलन चित्र पढ़ने के दौरान हो सकता है, इसी के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे चित्र हैं जिसको देख के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चे इसको देखेंगे तो अवलोकन और अभिलेखन, इसका अवलोकन भी कर लेंगे, अभिलेखन भी कर लेंगे। बच्चे इस पे अभिव्यक्ति भी दे देंगे कि अरे ये तो सेब है, ये आलू है, जो भी है। इसका विश्लेषण भी कर लेंगे कि ये हमारे वहाँ किचन में रखा था, आलू है। लेकिन ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चार्ट है और चार्ट में चीज़ें सिर्फ देखी जा सकती हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं बच्चे? ए, बी और सी। ए, बी और सी कहाँ सही है? ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर, किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाने पर यह पाया गया कि लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। जैसे अपने वहाँ मकान कैसे बनते हैं, तो अपने वहाँ जो मकान बनता है वो किससे बनाया जाता है, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, ठीक है, सरिया या गिट्टी वगैरह से बनाया जाता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पे जो मकान बनाए जाते हैं वो अलग ही तरीके से बनाए जाते हैं। तो कहीं आप गए और देखा आपने कि वहाँ जो घर बना है वो मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाया गया है, और यह घर 2 मंजिले का है, 2 मंजिला मकान है। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी वहीं रख देते हैं। 2 मंजिल का मकान है, तो जो नीचे का मंजिल है यहाँ जानवरों को बांधते हैं और ज़रूरत का सामान भी यहीं पर इकट्ठा करते हैं। यह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, मतलब इसके ऊपर जो मंजिल है इसमें आदमी रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं, जो घरों की छत है वो समतल है तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश का भाग है। तो ये जो विशेषता है किस प्रदेश का भाग है इसी के बारे में बताना है। तो इस तरह के मकान तो लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए ही जाते हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम बनाया जाता है वो जम्मू और कश्मीर का जो लद्दाख वाला रीजन है उसी में बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नारियल में डूबी हुई किसी भी करी के साथ, नारियल में डूबी हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका जो है, ये जो प्रिय भोजन है ये आपका होगा केरल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। जो रात्रिचर होते हैं, रात में जो जानवर चलते हैं या जागते हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो जो रात्रि में जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट यानी काला और सफ़ेद देखते हैं। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है। जो केचुआ होता है उसको किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो जो कुछ कारण दिए गए हैं उनमें से सही कारण चुनना है कि किसकी वजह से केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। ऑप्शन ए, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो केचुआ होते हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है। बी, केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पीली हो जाती है। और डी, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो देखिए, ये तो ऑप्शन ए सही है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिससे मल जो होता है उनका वो ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। केचुआ ज़मीन में छेद करते हैं जिससे ज़मीन पे, तो केचुआ ज़मीन को उर्वरा बनाते हैं। ज़मीन में ऐसे छोटे छोटे दाने जहाँ केचुए होते हैं वो बनाते रहते हैं। ठीक है। और ये ज़मीन में छेद कर देते हैं, तो जब केचुए ज़मीन में छेद करते हैं इससे हवा और पानी मिल जाता है। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो ए, सी और डी जहाँ भी होगा वो सही होगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये आपके सामने कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। जो झारखंड है वो कहाँ स्थित है। तो झारखंड स्थित है, की स्थिति हमको बतानी है। जो झारखंड की स्थिति बताने के लिए देखिए ऑप्शन ए क्या दे रखा है इसने, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में या उड़ीसा के उत्तर में। तो देखिए झारखंड की स्थिति बतानी है, ये है आपका झारखंड। तो अब झारखंड कहाँ पे है, ये रहा, ये है आपका झारखंड। तो झारखंड के लिए सही लोकेशन क्या है, उड़ीसा के
उत्तर में स्थित है झारखंड। ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। देखिए ये है उड़ीसा और इसके उत्तर में है, उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत का टीला कहा जाता है, पाए जाते हैं। रेत का पहाड़ यानी कि नदी के किनारे जो रेत पड़ी होती है, हवा के कारण ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो रेत का पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। ये काफ़ी फेमस आबू धाबी में पाए जाते हैं। तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी। और देखते हैं ये रेत के टीले कैसे होते हैं। तो ये इस तरह के टीले होते हैं। देखिए रेत है, हवा चली और ये ऐसे सारे एक साथ रेत इकट्ठा हो गया, तो ये रेत के टीले बन गए। ठीक है, और ये पाए जाते हैं आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को 9:45 पे, यानी कि 9:45 पे कोई लड़का चलता है। ठीक है, और रेलगाड़ी पे सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पे मड़गांव से चली। मड़गांव से रेलगाड़ी कब चलती है? 9:45 पे। और अगले दिन नेक्स्ट डे क्या है कि 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। 7:15 पे ट्रेन पहुंचती है कहाँ? नागरकोइल। तो कह रहा है कि यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर हो, रेलगाड़ी ने कुल दूरी 1140 किलोमीटर तय किया हो, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बताना है। तो देखिए हो गया है कि 9:45 पे यात्रा शुरू हो रही है और अगले दिन 7:15 पे ख़त्म हो रही है। तो देखिए 9:45 पे शुरू हो रही है और 7:15 पे ख़त्म हो रही है, तो 9:45 से 9:45 ये तो 12 घंटा आपका हो गया। ठीक है, ये 12 घंटा हो गया, लेकिन 9:45 के बाद भी चलेंगे तो 10:45, 11:45, 12:45, 1:45, 2, 3, 4, 5, 6, 7:15 पे यात्रा ख़त्म हुई है। तो यहाँ 9:45 से 9:45 12 घंटा हो गया। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर ये पूरा 7:45 तक ट्रेन चली होती तो 22 घंटे लगे होते, लेकिन ट्रेन 7:45 तक नहीं, 7:15 पे रुक गई, मतलब आधा घंटा पहले रुक गई। आधा घंटा पहले रुक गई इन द सेंस कि आधा घंटा समय कम लगा। तो समय कितना लगा? समय लगा आपका 21 घंटा 30 मिनट। 21.5 घंटे का समय लगा 9:45 से 7:15 तक की यात्रा में, क्योंकि एक दिन तो पूरा चली और अगले दिन 7:15 तक चली। ठीक है, अब देखिए टोटल समय लगा 21.5 घंटा। अब 21.5 घंटे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 सही 1/2, या फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 21 दूनी 42, 1 43/2 घंटा, ये हो गया समय, आवर। ठीक है, और कुल दूरी कितनी चली है? 1140 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर जो होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, जो टोटल दूरी तय करती है, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब टोटल दूरी बटे टोटल समय औसत चाल होती है। ठीक है, तो जो दूरी तय कर रही है वो है 1140 किलोमीटर इसने दूरी तय किया, और समय लगा, समय जो है आपका 43/2 घंटा है। तो 43/2 होगा, तो ये ऊपर आके यहाँ गुणा हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए ये होगा कि देखिए सॉल्व करके तो 1140 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 0, 4 दूनी 8, 2 और 2, 2200
80 और 2280 में 43 से भाग करना है, 43 से 5 बार जाएगा तो जब ये 5 बार तो 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 5 चौक 20, 1 21, 215 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 1 13 और ये 0, 130। अब 3 बार जाएगा तो 3 त्रिक का 9 और 4 तियाँ 12, 120, एक बचेगा तो 53 तो आ गया आपका। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 53 है तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 53 से हल्का सा ज़्यादा आएगा, 53.53.20 या कुछ ऐसे आसपास आएगा, तो अप्रॉक्स में 53 किलोमीटर। देखिए इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि जो ट्रेन है, ट्रेन 9:45 पे चल रही है, आज चली 9:45 पे और अगले दिन पहुंचती है, मतलब आज चली और अगले दिन 7:15 पे पहुंचती है। तो आज सुबह 9:45 पे चली, तो आज और कल सुबह 9:45 और उसके बाद पहुंचेगी 7:15 पे, तो यहाँ तो 12 घंटा हो जाएगा। और इसके बाद ये 9:45 से 7:15 तक के बीच का जो आवर है उसको निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए 9:45 हो गया, 10:45, 11:45, 12:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5, 6, 7। अगर 7:45 तक चलती तो ये भी पूरा घंटा लग जाता, लेकिन 7:15 पे रुक जा रही, मतलब ये आधा घंटा लग रहा है, आधा घंटा कम लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो टाइम हो रहा है वो 21.5 घंटा हो रहा है, 21 से 1/2 घंटा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।